हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और दोस्त यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज जो आपकी टेस्ट है वो आपका लगातार यहाँ पे हो रहा है। आज दोस्त आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है जिसमें टोटल यहाँ पे आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे ही दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन को पूछूं तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और तुरंत दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पे हमें आंसर को बताना है। फिर मैं दोस्त आपको आंसर बताऊंगा क्वेश्चन का, जिससे आप क्वेश्चन को मैच करा सके और पता कर सके कि हमारा आंसर सही है या नहीं। और लास्ट में दोस्त आपको करना है, जब आपका 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपने 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। और दोस्त इसमें खास बात यह है कि इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने पॉइंट बनते हैं उनको भी दोस्त बहुत ही बेसिक तरह से यहाँ पे जानेंगे। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्त यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो वो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त आज का आपका पहला क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोला है दोस्त, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 13 है तो तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि क्या होगा और कैसी दोस्त यहाँ पे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को निकालते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छी से डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। पहले दोस्त आप कमेंट करके बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने हमें कमेंट करके बता दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। इसमें मैंने क्या ज्ञात करना था, यहाँ पे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, 11 और 24। कैसे होगा दोस्त मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को करेक्ट आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगर दोस्त यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा था, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपको परमाणु क्रमांक पूछ रहा था और आपको परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा था। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के लिए क्या करते हैं आप ध्यान से समझिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगर हम देखें तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है और वही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ से दोस्त हमें एक चीज तो मिल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो इससे दोस्त हमारा क्या आ गया, ये आपका 11 आ गया जो आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपका 11 हो गया। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनों का अगर संख्या दिया है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, तो उससे हम जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी उसके इक्वल होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी आपका इक्वल होगा। अब दोस्त यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान कितना दोस्त कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है वो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें दोस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। और यहाँ पे बात करते हैं, क्या मैंने बताया आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करना होगा। तो 11 + 13 हो जाएगा। ये आपका टोटल कितने हो गए यहाँ पे 24। कितने हो गए दोस्त, ये आपका 24 हो गया जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा। अतः दोस्त यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। आशा करते हैं यहाँ पे सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, कैसे आप परमाणु क्रमांक को निकालेंगे, कैसे आप परमाणु द्रव्यमान को निकालेंगे। और दोस्त इसके बाद बता दें, किसी परमाणु का, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान
उसके द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। ठीक है, फिर से देखिए, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण कौन कौन से होते हैं दोस्त? वो आपके नाभिक में जो उपस्थित होते हैं वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो नाभिक में उत्पन्न होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का होता है दोस्त, वो आपका बाहर चक्कर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। और अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, अगर यही हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होती, जैसे यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन दिया हुआ है, ये चीज़ अगर न दिया होता तो इसके लिए आप क्या करते हैं? ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हम करते जो आपकी द्रव्यमान संख्या, इसमें दोस्त अगर आपको न्यूट्रॉन नहीं दिया रहेगा तो आपका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दी हुई होगी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। जब आप द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। आशा करते हैं सभी पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी था, जो कि इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान था। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन के दोस्त वहाँ पे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बताइए। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्त, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और जल्दी से हमें आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्त यहाँ पे आपको बता दे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे थे? कमेंट कर रहे थे लाइव सेक्शन में। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बोल रहे थे कि सर चैट को नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे दोस्त बताएंगे सभी चैट आप जो भी कमेंट करते हैं मैं आपको यहाँ पे सभी रीड करता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव चैट में न कमेंट करके मेरे दोस्त वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आशा करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि विषमांगी मिश्रण नहीं है कौन सा? तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है ये आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है, बल्कि कौन सा मिश्रण है दोस्त? ये आपका एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के अंतर्गत दोस्त बहुत से आते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल मिले तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है दोस्त? ये आपके जो कि समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। कैसा दोस्त? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्त यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और भी बताते हैं आपको। समांगी मिश्रण में अवयव के आपस समांगी रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, किसमें? समांगी मिश्रण में जो मिश्रणों के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में समांग रूप से आपस में क्या होते हैं? वितरित होते हैं। और दोस्त यही बात करते हैं प्रावस्था का मान। ठीक है, तो समांगी मिश्रण के लिए प्रावस्था का मान 1 होता है। क्या होता है दोस्त? 1 होता है। अगर ये हम बात करें विषमांगी मिश्रण के लिए, तो विषमांगी मिश्रण के लिए प्रावस्था का मान जो होता है वो आपका 1 से अधिक होता है। क्या होता है दोस्त? वो आपका 1 से अधिक होता है। तो इसका दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका मिश्रण है वो यहाँ पे आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो जल्दी से दोस्त आप निकाल कर बताइए कि C2H6 में कार्बन C की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। फिर दोस्त मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊंगा और कैसे दोस्त किसी चीज में कार्बन जैसे किसी की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो तो उसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसको भी मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं दोस्त यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं
वो अपना आंसर को मैच करा लें। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा। 80% इसकी आंसर होगी। जो इसमें C2H6 में जो आपकी कार्बन की मात्रा है वो आपकी 80% है। ठीक है, तो कैसे आया दोस्त, इसको हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। अगर दोस्त हम यहाँ पे इसकी अणुभार, किसका दोस्त, C2H6 का यहाँ पे अणुभार निकालें तो कार्बन कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 2 प्लस का हाइड्रोजन कितना दोस्त, 1 × 6 हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पे अगले यहाँ पे पॉइंट बात करें, 12 दूना के कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, 24, और ये आपका 6, टोटल ऐड करेंगे दोस्तों ये आपका कितना 30 हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला यहाँ पे, ये अणुभार निकाला, किसका, C2H6 का अणुभार। ठीक है, अर्थात अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, C2H6 में उपस्थित केवल कार्बन की मात्रा निकालना है। तो इसमें से हमारा जो केवल कार्बन की मात्रा है वो कितना है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसमें केवल कार्बन की मात्रा कितना है, 12 × 2 अर्थात कितना है, 24। 24 जो है दोस्त ये आपका केवल आपका कार्बन की मात्रा है, किसमें, C2H6 में उपस्थित कार्बन की मात्रा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप याद करते हैं कि प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें करना है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए उपस्थित जो आपका C2H6 में उपस्थित कार्बन की मात्रा बटे अणुभार, किसका अणुभार, C2H6 जो मैंने निकाला, अर्थात यहाँ पे 24/30। और किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या बताया आपको, 24/30 इंटू किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 3 से यहाँ पे डिवाइड हुआ था या 8 आ गया, और 8 × 10 कितना, 8 × 10 हो जाएगा, ये आपका 80, कितना, 8 10 में 80 हो जाएगा। 80 दोस्त यहाँ पे 80, और ये आपका प्रतिशत, 80% इसका आंसर आ गया। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया था उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन आपका होता है 22.4 लीटर। क्या होता है दोस्त, 22.4 लीटर होता है, किस पे, NTP पर। ठीक है, अगर दोस्त यहीं हम अवगाद्रो नंबर की बात करें, अवगाद्रो संख्या जो आप साहब ने दिया था कि एक नंबर किसका, वो नंबर क्या होता है, किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 कितना दोस्त, 10⁻23 कण आयन या उपस्थित होते हैं। ठीक है, कितना दोस्त, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपका क्या है, अवगाद्रो नंबर है। और 22.4 लीटर मैंने क्या बताया, NTP पर 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, तो क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, 80% इसका आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है। तो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट बताया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर दोस्त यहाँ पे कक्षकों की संख्या बात करें तो कक्षक कितने होते हैं, यस, पी, डी और एफ, ये आपके 4 कक्षक हो गए। अगर हम दोस्त यहाँ पे एस की बात करें तो इसमें आपका 2 कक्षक होते हैं। पी की बात करें दोस्त तो यहाँ पे पी के आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी की बात करें दोस्त तो यहाँ पे 5 होते हैं और एफ की बात करें तो यहाँ पे 7 होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्त आपको पूछ रहा था कि डी उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी दोस्त, 5 होगी। ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर दोस्त यहाँ पे हम
एस की बात करें, यही अगर आपको क्वेश्चन में एस उपकोष दिया होता तो एस में क्या होते हैं, 2 होते हैं। एस में क्या होते हैं, वो आपकी कक्षकों की संख्या 2 होती हैं, जिसमें अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने दोस्त यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं डी को उपकोष की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डी दिया हुआ है तो डी की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 5 आपके कक्षक हो गए हैं, ठीक है, क्या हो गए दोस्त, यहाँ पे 5 आपके कक्षकों की संख्या हो गई। अगर दोस्त ये अगर हम बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे, कितने दोस्त, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक कक्षक में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 कक्षक हैं, आपको कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, अधिकतम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं डी कक्षक की, तो इसकी जो आकृति होती है वो आपकी डबल डंबल होती है। कैसा दोस्त, डबल डंबल के समान इसकी आकृति होती है, जो आपका डी कक्षक होता है, ठीक है। तो डी कक्षक के लिए ध्यान से समझिएगा, डी उपकोष के लिए n का न्यूनतम मान 3 होता है, अतः सबसे पहले डी कक्षक 3D होती है। अगर दोस्त यहाँ पे आप 1s2 द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे 2s2 2p6, अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 3s, ठीक है, तो इसमें जो 3 आता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका 3D यहाँ पे D आता है, ये आपका सबसे पहले 3 से ही स्टार्ट होता है, अर्थात यहाँ पे अगर हम इससे कह सकते हैं कि जो D आपका उपकोष के लिए जो N का न्यूनतम मान होता है वो आपका 3 होता है। क्या होता है दोस्त, वो आपका 3 होता है D के लिए, ठीक है, किसके लिए, D उपकोष के लिए N का न्यूनतम मान 3 होता है। और दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा से रिलेटेड, तो डी कक्षकों का जो आकार और ऊर्जा होता है वो एस और पी कक्षक की तरह एन के मान पर निर्भर करते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे ऊर्जा की बात करें तो उसका बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका 4D, ये आपका 3D, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है, जिसमें आपका ये आकार और ऊर्जा, ठीक है, आकार बढ़ेगा दोस्त, एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, और वहाँ पे आपकी जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो आपका नंबर n पे निर्भर करता है, ठीक है, इसमें आपका n पे निर्भर करता है। तो आशा करते हैं सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। इसमें आपको कक्षकों की संख्या पूछा था, अगर दोस्त यही पूछता कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, तो उसमें आपको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, 5 इसका आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को ए को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें आपको विकर्ण संबंध बताना है। किसका बताना है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध। जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही करेक्ट दिया होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्त वो आपका बीई बेरिलियम से होगा। जो आपका एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है वो आपका बेरिलियम से है। कैसे होगा दोस्त, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करते हैं लिथियम, ये आपका बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपका एल्युमिनियम, ये आपका सिलिकॉन, ठीक है। इसका जो आपका ये होता है विकर्ण, ध्यान से समझिएगा, जो आपका विकर्ण, ये आपका लिथियम का विकर्ण किससे होता है, मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम का बेरिलियम से, बोरान का सिलिकॉन से, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो होता है वो आपका मिलता जुलता जो गुण होता है। अगर दोस्त हम यही बात करते हैं किसका, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आपका विकर्ण संबंध है इससे रिलेटेड क्या है, इसमें जो गुण होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो आपका लिथियम का गुण होता है वो वही आपका मैग्नीशियम का भी गुण होता है। उसके अधिकतम गुण जो होते हैं वो आपके मैग्नीशियम में मिल जाते हैं। इसलिए दोस्त यहाँ पे विकर्णता इसको संबंधित किया गया है, ठीक है। यही बात करें अगर बेरिलियम की, तो इससे भी मिलता जुलता गुण जो गुण होता है वो आपका मैग्नीशियम के गुण से मिलता है। एल्युमिनियम, जो आपका एल्युमिनियम का गुण है वो आपका बेरिलियम के गुण से मिलता है, और जो आपका सिलिकॉन का है वो आपका बोरान के गुण से मिलता है। तो इसी तरह आपका यहाँ पे विकर्णता संबंध को दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं यहाँ पे समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट।
तो इसमें आपको बोल रहा था कि हमें एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध ज्ञात करना है। तो एल्युमिनियम का जो आपका विकर्ण संबंध है वो आपका किससे है, बेरिलियम से। तो आशा करते हैं यहाँ पे पॉइंट आपको सभी यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे क्षार धातुएं एल्कीन मेटल्स होती हैं, तो क्या होती हैं दोस्त यहाँ पे जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिर मैं दोस्त यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ पे बताने वाला हूं। और सभी स्टूडेंट से दोस्त रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर जरूर कर दें, ताकि दोस्त बहुत सभी स्टूडेंटों के पास दोस्त पहुंच सके और उनको भी दोस्त यहाँ पे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और क्लासेस को दोस्त और भी सुगमता पूर्वक और भी अच्छे से यहाँ पे चलाया जा सके। तो यहाँ पे दोस्त आशा करते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर हमें बता दिए होंगे। जितने क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का यहाँ पे बहुत ही इजी है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो चाहे दोस्त यूपी के हो या दोस्त बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक, तो जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जितने आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि क्या सर ये सभी पॉलिटेक्निक के लिए लागू है या किसी, तो ऐसा बात है दोस्त यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा किसी किसी पॉलिटेक्निक का थोड़ा बहुत ही आपका यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। बाकी सब जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसमें मिलाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता हुआ ही क्वेश्चन आएगा। जितने आपके यहाँ पे लेसन है, अगर लेसन की यहाँ पे बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, वही कॉन्सेप्ट उसमें भी है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। क्वेश्चन का पैटर्न वहाँ पे चेंज है दोस्त, थोड़ी बहुत डिफरेंस वहाँ पे मिलेगा, लेकिन दोस्त बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि मिलता जुलता प्रतीत होता है। तो इसका दोस्त कमेंट, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा दोस्त, बी होगा। क्षार धातुएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अपचायक होती है। क्या होती है दोस्त, क्षार धातुएं अपचायक होती है। क्षार धातु के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक होती है। किसके, क्षार धातुएं की, ठीक है। क्षार धातुएं में आपको जितने तत्व मिलेंगे, अगर उनके हम बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करें वहां पे, तो सभी के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होता है, ठीक है। अगर दोस्त यही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे अगर उपवर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों का परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा और साथ ही दोस्त जो उसका अपचायक गुण होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर जो आपका अपचायक गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगर दोस्त यही हम बात करें पीरियोडिक टेबल में उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपका एटॉमिक नंबर में तो वृद्धि होगा ही, साथ ही दोस्त इसका जो आक्सीकारक गुण होता है, आक्सीकारक गुण क्या होता है, घटता है और अपचायक गुण बढ़ता है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है और आक्सीकारक गुण जो होता है वो आपका घटता है। तो सभी पॉइंट दोस्त यहीं पे आप क्लियर करिएगा। अगर दोस्त इससे भी रिलेटेड आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से दोस्त आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, किस गैस को अज्ञात गैस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को बता रहे होंगे। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, जीनान इसका आंसर होगा, जो कि जिसे हम अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन दोस्त, जीनान, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो इससे हम क्या कहते हैं दोस्त, एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 54 होता है। जो आपका जीनान गैस है ये आपका एक अक्रिय गैस है। कैसा दोस्त, एक अक्रिय गैस है और यह एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। कैसा दोस्त, नॉन मेटल रासायनिक तत्व है जो आपका जीनान है।
अगर दोस्त यहाँ पे बात करें नोबेल गैस की तो हीलियम, नियान और रेडान आदि को, ये सभी क्या है दोस्त, ये अक्रिय या नोबेल गैस इनको कहा जाता है। ठीक है, किससे दोस्त, किसे कहा जाता है, वो आपका हीलियम, नियान और रेडान, ये सभी जितने भी गैसें हैं दोस्त इन्हें हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें कि वह पृथ्वी में, प्रकृति में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो हमारी क्या है, लिथियम। क्या है दोस्त, लिथियम है जो कि सबसे हल्की धातु है प्रकृति में। अगर दोस्त यही हम बात करें तो उत्कृष्ट गैसें जो आपकी नोबेल गैसें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नोबेल गैसें हीलियम, नियान, रेडान। ठीक है, तो इनके जब भी आप देखेंगे तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, जो आपका नोबेल गैस होगा, ध्यान से समझिएगा, जो आपका नोबेल गैसेस होंगे उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होंगे। ठीक है, वो आपका नोबेल गैस होता है। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अज्ञात गैस किसे कहते हैं, वो हमारा जिनान को कहते हैं, जिसे हम XE से डिनोट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर था वो आपका कितना था, 54। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है। तो एनोड किसका बना होता है दोस्त, ड्राई सेल का। इसको आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बता दिए होंगे। शुष्क सेल का दोस्त जो आपका एनोड बना होता है ड्राई सेल का, वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। किसका दोस्त, कार्बन का बना होता है, जो हमारा ड्राई सेल का एनोड होता है। अब दोस्त यहाँ पे डिटेल से जान लेंगे कि एनोड के अलावा जो हमारा कैथोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शुष्क सेल की। तो शुष्क सेल जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राथमिक सेल। ये हमारा एक क्या है, प्राइमरी सेल की भांति ही होता है। शुष्क सेल का जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शुष्क सेल का EMF होता है, EMF होता है, वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना दोस्त, 1.5 वोल्ट होता है जो आपका शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, वो आपका क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल है जो दोस्त वो आपका एक लेक्लांसे सेल का ही संशोधित रूप होता है, जिसे हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्त यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन में आपको बोला था कि ये आपका एनोड पर, ठीक है, ये आपका जैसे आपका शुष्क सेल हो गया, ठीक है, इसमें आपका एनोड और कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड और कैथोड हो गया ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि एनोड का बना होता है, एनोड किसका बना होता है, यहाँ पे एनोड तो आपका क्या बना है, ग्रेफाइट का। ठीक है, मैंने आपको बताया एनोड जो है वो आपका ग्रेफाइट का बना है, जबकि जो आपका कैथोड होता है, ध्यान से समझिएगा, कैथोड जो होता है वो आपका जस्ते का बना होता है। किसका दोस्त, यहाँ पे Zn का बना होता है, जस्ते का बना होता है, जो आपका यहाँ पे कैथोड होता है। ठीक है, तो इतने सभी पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सभी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्त आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सभी जाएं कमेंट बॉक्स में अभी, और 8 में से कितने क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, जिससे दोस्त आपको भी अंदाजा लग सके कि यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग जाके दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्त इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।